नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझे किसी परिवार या समाज की स्थिति जाननी हो कि उसने तरक्की कितना किया है, तो मैं उस परिवार या समाज की महिलाओं की स्थिति देख करके इसका अंदाजा लगा लूंगा। दरअसल यही मुद्दा आज हमारा होने वाला है कि महिलाओं की राजनीति में क्या भागीदारी रही है। इन्हीं टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है वह बेहद ऐतिहासिक मुद्दा रहने वाला है। यदि भारतीय राजनीति की बात करें, भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता को लेकर के बात करें, देखिए टॉपिक क्या है, महिला आरक्षण विधेयक। महिला आरक्षण विधेयक जो है आज लोकसभा में पेश किया जा चुका है, तो इसको लेकर के हम डिटेल से बात करेंगे। बहुप्रतीक्षित विधेयक ये रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि कई दशक के बाद हम यहां तक पहुंच पाए हैं कि अब लगता है इस विधेयक पर सफलतापूर्वक जो है कार्य कर लिया जाएगा। उससे पहले आपके लिए कुछ सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस समान अध्ययन का नया फाउंडेशन बैच लेकर के आई है। फाउंडेशन बैच कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी तरह से पढ़ाई कराई जाएगी। बैच जो होगा हाइब्रिड कोर्स होगा, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप कक्षा ले सकते हैं। यह संस्कृति आईएएस के दिल्ली सेंटर पे होगा और इसकी तारीख जो है 3 अक्टूबर रखी गई है, दोपहर के 3 बजे। संस्कृति आईएएस के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम आपके लिए उपलब्ध होगी। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट करके इसके विषय में अधिक जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब लौटते हैं हम टॉपिक पर कि क्या टॉपिक है। देखिए, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, पीएम मोदी कॉल्स फॉर कंसेंसस वोट। भारत सरकार ने, जो अभी केंद्र की सरकार है, उसने क्या किया है कि लोकसभा में बिल पेश कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील किया है, सभी दलों से अपील किया गया उनका कि चूंकि यह बिल जो है किसी एक पार्टी का अपना एजेंडा नहीं है बल्कि सामाजिक सुधार का एजेंडा है, महिलाओं से संबंधित है, तो सर्वदल का सहमति इसमें हो, सभी इसमें सर्वसहमति से इस बिल को पास किया जाए। फिर भी हम देखेंगे कि क्या इसके विरोध में भी कुछ सुर जो है उठ रहे हैं और विरोध हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। आपको ध्यान होगा, मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि कई दशक के बाद हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि अब लगता है सफलतापूर्वक महिला आरक्षण विधेयक बिल को पास करा लिया जाएगा। तो यहां मैं कई दशक क्यों कह रहा हूं, आखिर इसके पीछे जब विरोध हुआ था तो क्यों विरोध हुआ था, उस पर भी हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। हम यह भी समझेंगे कि यह बिल यदि पास हो जाता है तो क्या सुधार आएगा भारतीय राजनीति को लेकर के देखें तो इसकी बात भी हम करेंगे। सबसे पहले बिल के जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के यदि हम बात करें तो इसके लिए संविधान का 128वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्ट आपके पास यह मौजूद हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार यूपीएससी का नेचर अब देखा गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक स्टेटमेंट इस तरह का फैक्चुअल पूछ ले रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो महिला आरक्षण विधेयक हम लोकप्रिय अंदाज में कहते हैं, लेकिन इस विधेयक का नाम क्या है अधिनियम का, देख लीजिए यहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये नाम दिया गया है। तो इस नाम को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। इसके तहत क्या बातें की गई है अब उस पर चलते हैं। देखिए, राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए कुल सीटों की कुल संख्या का 1/3, 1/3 कहने का मतलब है 33% सीट जो है अब आरक्षित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चयन होकर के आना है, तो उसमें से 33 जो सीट है, 33 जो चयनित होंगे वो उनका चुनाव जो होगा वह कौन होंगी, वह महिलाएं ही हो जाएगी। तो यह कहने का तात्पर्य यह बन जाता है। अभी जो वर्तमान लोकसभा की यदि सीटों की संख्या देखें तो कितना है, 543 है। तो 543 का 1/3 हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं 1/3 कहा गया है, यानी कि इसका जो हो जाएगा 33% सीट जो है वह तकरीबन अब महिलाओं के अंतर्गत चला जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो अभी के हिसाब से यह सीट जो है 181 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये अभी के हिसाब से, हालांकि कहा जा रहा है कि यह जो है यदि ये अधिनियम अभी पास हो जाता है, सब कुछ तैयार ये बिल हो जाता है, तो यह जो है 2024 के इलेक्शन से इसे लागू कर पाना थोड़ा सा असंभव दिख रहा है। इसमें समय लगेगा, कारण जो है परिसीमन का भी बताया जा रहा है और परिसीमन जो है 2026-27 के आसपास होना है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जब अगला लोकसभा चुनाव होगा यानी कि 2029 का,
तब यह लागू हो सकता है। तो उस समय परिसीमन के बाद कितने सीट होता है लोकसभा का, उसके आधार पे 1/3 निकलेगा और उसके आधार पे ही फिर सीट तय किया जाएगा। दूसरा, इसमें रोटेशन का भी प्रणाली रखा गया है, हम उस पर अभी डिटेल से बात कर लेंगे। तो ये चीजें यहां पर दी गई है। दूसरी बात, यहां एक और बात की गई है कि इस विधेयक में क्या हुआ है कि 33% जो आरक्षण दिया गया है कोटा, उस 33% आरक्षण के भीतर भी आरक्षण की बात की गई है और वह आरक्षण किसके लिए है, एससी और एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान है। यहीं पर एक परेशानी भी है, यहीं पर कुछ दुश्वारियां हैं, कुछ विरोध के स्वर हैं और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का कहना है कि भाई आपने एससी एसटी के लिए तो दे दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर ओबीसी वर्ग के लिए भी देना चाहिए था। अदर बैकवर्ड क्लास जो है उनका भी आप यहां पर कोटा के अंदर कोटा देते कि 33% के अंतर्गत इन्हें कितना सीट मिलेगा। क्योंकि यहां पर इस बात का आशंका लगाया जा रहा है कई समाज सुधारक के द्वारा, कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा, कि संभव है आप जब ऐसा करते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण देते हैं, तो यह संभव है कि वही महिलाएं चयनित होकर के आए जिनकी पारिवारिक स्थिति बेहतर है या जिनके घर के लोग पहले से ही राजनीति में अग्रसर हैं, उन्हीं का चुनाव कहीं ना हो जाए, तो वंचित समुदाय की जो महिलाएं हैं वह आगे नहीं आ पाएंगी। ठीक है, यह विरोध का एक बड़ा कारण भी यहां पर बन जाता है। कानून मंत्री मेघवाल साहब को देख रहे हैं, इन्होंने ही बिल जो है इंट्रोड्यूस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षित सीटें जो होगी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएगी। मैंने पहले कहा कि रोटेशन का प्रावधान किया गया है। रोटेशन का प्रावधान कहने का क्या तात्पर्य है, समझ लीजिए। 33% आरक्षण यहां पर दिया गया है, ठीक है, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। कहने का तात्पर्य है कि 100 सीटें यदि है तो मान लीजिए उसमें 33 लोकसभा का सीट मान के चलते हैं, हम एज्यूम करते हैं 33 लोकसभा का सीट जो है वह आरक्षित कर दिया गया है, मान लीजिए 2029 के चुनाव के लिए, ठीक है, कोई भी 33 सीट। तो जब आगे चुनाव होगा, 2034 का आम चुनाव होगा, उस वक्त ये 33 सीट फिर से आरक्षित नहीं रह जाएगा। 33% आरक्षण रहेगा, लेकिन ये 33 जो सीट है वह चेंज हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए संभव है कि बिहार का 2 लोकसभा सीट हो गया, उत्तर प्रदेश का 5 हो गया, कर्नाटक का 1 हो गया, 1 जम्मू कश्मीर का हो गया, ऐसे करके विभिन्न राज्यों में जो लोकसभा सीट आता है उससे 33 सीट 100 में से मान लेते हैं कि उसे आरक्षित किया गया है। तो उस वक्त क्या होगा, बदल जाएगा। फिर क्या होगा कि बिहार में जो 2 लोकसभा सीट था वह बदल के वहां वो सामान्य सीट हो जाएगा, बाकी कोई 2 सीट जो है वह आरक्षित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि 33% आरक्षण बरकरार रहेगा, लेकिन सीट जो है उसका रोटेशन होता रहेगा, ताकि ऐसा ना हो कि वहां पर समान प्रतिनिधित्व ना मिल पाए। एक कारण और भी लॉजिक समझ लीजिए कि संभव है कि कोई सीट है, वहां पर कोई पुरुष व्यक्ति उम्मीदवार बन के आते हैं, एमपी लगातार बनते रहे हैं, अब ये व्यक्ति योग्य हैं, लोग इनका बार बार का चुनाव करके इनको पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, लेकिन यह सीट जो है अब यहां पर आरक्षित हो गया महिलाओं के लिए, ठीक है, यहां पर फीमेल के लिए आरक्षित हो जाता है, तो ये व्यक्ति यहां पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है, इनको नुकसान होगा। जबकि अच्छे कैंडिडेट थे, लोगों के पसंदीदा कैंडिडेट थे इसके लिए, लेकिन अब यहां पर विरोध का स्वर यह भी उठेगा कि फिर आपने इस व्यक्ति को यहां पर रोका चुनाव लड़ने से। इसीलिए रोटेशन प्रणाली लगाया गया कि भाई 5 साल के लिए इस तरह की बातें की जाएगी, फिर जो है यह आम सीट हो जाएगा और फिर ये व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां देखिए, समाज के जो वंचित वर्ग हैं, महिला उसमें आती है, उन्हें राजनीति में सहभागिता के लिए, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके, इसके लिए यह काम जो है करना आवश्यक हो जाता है, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो इसका गणित का खेल आप समझ गए किस तरह से यह काम करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। परिसीमन के बाद जो है वह सीटें बदलती रहेगी। जब भी परिसीमन होगा तो उसके बाद परिसीमन में क्या होता है कि क्षेत्रों का चयन किया जाता है, विधानसभा के साइज का देखा जाता है, या नंबर ऑफ सीट्स भी घटाए बढ़ाए जाते हैं। एक लेक्चर में मैंने परिसीमन के बारे में डिटेल से आपको बताया था, आप करंट अफेयर्स के जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। तो परिसीमन के बाद है जो सीटें बदले जा सकेंगी। यह आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होगा। हालांकि एक बात समझ लीजिए, अभी बिल पर पूरी तरह से चर्चा की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि
आज देर शाम तक लोकसभा में, चूंकि अभी नया संसद में हम लोग प्रवेश कर गए, हमारे एमपी वगैरह, और सरकार चाह रही है कि आज देर शाम तक किसी भी हाल में लोकसभा से ये बिल पास करवा ले, और सरकार की ये मंशा है कि कल वो जो है इसे राज्यसभा में लेके चले जाए, वहां से पास करवा ले। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं कि संसद का ये रेगुलर सत्र नहीं है। रेगुलर सत्र जैसे हो गया कि बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, ये क्या है? विशेष सत्र है। और विशेष सत्र जो है कितने दिनों का बुलाया गया है? 5 दिन के लिए, ठीक है, 5 दिनों के लिए ही बुलाया गया है, 18 से 22 तक। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि इस पर ज्यादा वक्त ना लगे, जल्दी से इस काम को पूरा करा लिया जाए। हालांकि ये बातें कही गई है कि परिसीमन की बातें कही गई है, तो निश्चित तौर पर परिसीमन जो है 26 में होना है, तो उससे पहले जो है उम्मीद नहीं दिख रहा है। तो मान के चलते हैं कि 2029 के आम चुनाव जो होगा वहां से कहीं न कहीं इसे लागू कराया जा सकता है। एक विरोध का स्वर यहां भी है कि जब आप इस कानून को लागू कर ही रहे हैं तो तत्काल अभी 2024 का इलेक्शन होना है, तो तब से ही क्यों ना करा लिया जाए। नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके परिसीमन पूरा होने के बाद लागू होगा, और अगला परिसीमन जैसा कि मैंने बताया कि 2026 में है। एक पॉइंट और इसमें शामिल किया गया है, वह पॉइंट क्या है समझ लीजिए कि यह जो 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह हमेशा के लिए नहीं है, यानी कि 15 वर्ष के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, और 15 वर्ष के बाद देखा जाएगा कि यह आरक्षण जो दिया गया महिलाओं को, उसकी स्थिति क्या रही है। ठीक है, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत होगा तो बदलाव किया जाएगा। संभव है बदलाव में क्या हो सकता है, या तो 33% आरक्षण रखा जा सकता है, या इससे कम किया जा सकता है, जरूरत पड़ा तो बढ़ाया भी जा सकता है, और समय सीमा भी जरूरत पड़ी तो बढ़ाई जा सकती है। यही सब चीजें जो है बदलाव में संभव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि इस तरह की चीजें करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 128वां संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तो संविधान के किस किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान करने पड़ेंगे इसे हम देख लेते हैं। मुख्यतः 4 बदलाव किए जाने हैं, 4 काम होंगे, तो चारों अनुच्छेद को आप अच्छे से समझ लीजिए। संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन करना होगा? 4 अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद जो है वह किसके लिए समर्पित है? दिल्ली के लिए। दिल्ली में लोकसभा का सीट की क्या स्थिति होगा उसके लिए। अनुच्छेद 239 ए, इसमें क्या होगा? दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस तरह से तय किया जाएगा, वह अनुच्छेद 239 ए के द्वारा फाइनल होगा। और अनुच्छेद 330 ए के तहत यह होगा कि लोकसभा में महिलाओं की स्थिति क्या होगी सीटों के आरक्षण को लेकर के, यह तय किया जाएगा। तो एक हो गया दिल्ली के लिए, दूसरा हो गया लोकसभा के लिए, तीसरा क्या होगा? अनुच्छेद 332 से। तो मैंने कहा था क्या कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में भी आरक्षण लागू होगा, तो यहां पर राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के सीटों का आरक्षण को लेकर के क्या बात होगा, वह अनुच्छेद 332 ए के तहत होगा। और अनुच्छेद 334 ए के तहत समय सीमा तय की गई है कि आरक्षण जो है वह 15 वर्षों के लिए होगा। तो ये 4 यहां पर बदलाव किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे। इसकी जानकारी जो है कानून मंत्री मेघवाल साहब ने लोकसभा में दी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास क्या रहा है इसे समझ लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कई दशकों के बाद हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि इसका सफलतापूर्वक जो है इसे करा लिया जाएगा। तो आखिर इसका हिस्ट्री रहा क्या है इसे देख लीजिए। सबसे पहले यहां पर समझिए 1996 से समझिए। 1996 में देवगौड़ा साहब की सरकार होती है। अच्छा, यहां 1996 की जब मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलिए। 90s का जो दशक रहा था पूरा, वह भारतीय राजनीति के लिए बहुत बेहतर नहीं था। यानी कि स्थिति जो है वह जल्दी जल्दी सरकार बदल जाती थी, राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। जैसे अभी है 5 साल सरकार जो है वह पूरा कर ले रही है, उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी। पूरे 10 साल के अंदर 8 प्रधानमंत्री बदले थे। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता किस लेवल पे होगी। अच्छा, राजनीतिक अस्थिरता जब मैं शब्द बोल रहा हूं तो यह क्यों रहा होगा? आप पॉलिटी के छात्र होने के नाते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी इस तरह की बातें होंगी तो कहीं ना कहीं एक चीज उभर के आएगा, और वह क्या आएगा कि गठबंधन की सरकार हो सकती है। और गठबंधन की सरकार की बहुत तरह की मजबूरियां होती है। अलायंस में जितने भी पार्टनर होते हैं उनको संतुष्ट करना होता है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। और वही 90s के दशक में देखा गया, लगातार जो है सरकारें गिरते रही। तो 1996 में, हालांकि इससे पहले भी 89 में राजीव गांधी लेके आए थे बिल, वो पंचायत वगैरह के लिए था, उस पर हम बात करेंगे। यहां पर देखिए लोकसभा के लिए और राज्य विधानसभाओं की बात करें, 1996 में यह हुआ था कि महिला
आरक्षण विधेयक पार्लियामेंट में लाया गया था, लेकिन इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध किनके द्वारा किया गया था? तो यूपी और बिहार के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके द्वारा यह विरोध किया गया था। यहां तर्क कई तरह के दिए गए थे कि यदि इस तरह का बिल आता है तो इसमें जो कुलीन समाज की महिलाएं हैं उनका ही वर्चस्व बढ़ेगा, तो इसको लेकर के यह बिल जो है वहां पर भारी विरोध के बाद पास नहीं हो पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मामला आगे बढ़ता है और 1998 से 2003 ये जो 4-5 साल का समय था, इस वक्त जो एनडीए की गवर्नमेंट थी और एनडीए की गवर्नमेंट में भी यह बिल जो है 4 बार जो है टेबल किया गया था, लेकिन इस बिल को सफलता नहीं मिली थी। मामला बढ़ता है फिर 2009 का। 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनके गवर्नमेंट ने भी इस बिल को टेबल किया था, लेकिन उस वक्त भी इस बिल को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। उसके बाद विरोध किसने किसने किया था? तो यहां पर आरजेडी, एसपी और जदयू। फिर से समझ लीजिए, यहां भी मैंने कहा था कि यूपी बिहार के कुछ क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा, और यहां पे भी यही हुआ है। अच्छा, यहां पर तर्क क्या दिया गया? यह तर्क फिर से दिया गया कि यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो कुलीन वर्ग की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो उच्च वर्ग की हैं, जिनके परिवार के लोग राजनीति में हैं, वही लोग चयनित होकर के आएंगी। उस वक्त भी यही बातें की गई थी कि आप कोटा के तहत कोटा दीजिए, ओबीसी वगैरह के लिए आरक्षण 33% देते हैं सबके लिए, उसमें ओबीसी के लिए कितना आरक्षण है वह भी बता दीजिए, ताकि जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, जो मजदूरी वगैरह करती हैं, इनका कहना था कि वंचित समुदाय की जो महिलाएं हैं उनका वह चुनाव लड़ करके पार्लियामेंट तक पहुंच जाए। तो यह भी उस वक्त नहीं हो पाया था। फिर फरवरी 2010 में यूनियन कैबिनेट जो है इसे अप्रूव कर देती है इस बिल को। यहां पर 2009 में जब यह हुआ था तो यहां पर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था और 2010 में यूनियन कैबिनेट जो है इसको अप्रूव करती है। उसी समय क्या होता है, मार्च 2010 में यह राज्यसभा में पहले लाया जाता है। यहां समझना है, सबसे पहले राज्यसभा में, आप लोकसभा में भी बिल लेके आ सकते हैं, राज्यसभा में भी लेके आ सकते हैं। तो यह इस बिल को उस वक्त मार्च 2010 में राज्यसभा में लाया गया था। राज्यसभा में क्या था कि बिल यह पास हो गया था, यूपीए के पास उस वक्त राज्यसभा में बहुमत था, इसीलिए बिल पास हो गया। लेकिन यहां पर मामला फंस गया था लोकसभा में। लोकसभा में क्या हुआ, 2014 नवंबर में यह बिल जो था लोकसभा में दी गई। यहां पर दो चीजें कही गई है, ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर विवाद है। कुछ लोगों का कहना है, अभी विवाद कल ही लोकसभा में यह हुआ है, उस पर मैं पूरी स्टोरी आपको बता देता हूं। दोनों ही तरह के चीजें आप समझ लीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा में यह बिल जो है पेश कर दिया गया था, कुछ लोगों का कहना है कि यह बिल जो है लोकसभा में आया ही नहीं था, राज्यसभा से पास होकर के वहीं रह गया। अब यहां दोनों ही चीजें समझ लीजिए, क्योंकि यह जो है पॉलिटी के नजरिए से यहां पर कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। कल ही की बात है, लोकसभा में इसी बिल पर चर्चा करते हुए विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने कहा कि सरकार ये वही बिल लेकर के आई है जो हमने 2010 में राज्यसभा में किया था और 14 में लोकसभा में हम नहीं करा पाए हैं, वही बिल है दरअसल। तो यहां पर गृह मंत्री अमित शाह खुद उठ करके खड़े हुए और अध्यक्ष को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह जो है टेक्निकली इनकरेक्ट है, वह सही नहीं है। या तो सही है तो कोई तथ्य पेश करें, नहीं तो इनके बातों को लोकसभा की जो कार्रवाई चलती है उसके रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाए। तो अब यहां पर मामला फिर फंस जाता है कि भैया मामला है क्या, क्या लोकसभा में आया नहीं आया। हम अभी इस पर नहीं चलते हैं, कुछ समय बाद क्लियर ये हो जाएगा कि क्या हुआ। हम लेकिन अपने यूपीएससी के नजरिए से दोनों ही बात को जान लेते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे वेबसाइट पढ़ा, कई न्यूज चैनल देखे, हर जगह जो है कंफ्यूजन है। जैसा मैंने कहा, पार्लियामेंट में ही कंफ्यूजन जब हो गया सभी सदस्यों के बीच, पक्ष के और विपक्ष के बीच, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन पे अभी थोड़ा समय लग सकता है, शायद आज शाम तक क्लियर हो जाए। लेकिन हम दोनों ही स्थिति को समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर कोई बिल जो है, यहां पर विपक्ष का कहना है कि 2010 में राज्यसभा से यह बिल पास हो गया था, ठीक है। मान लेते हैं कोई बिल राज्यसभा से पास हो गया और वह लोकसभा नहीं आया,
मान लेते हैं लोकसभा नहीं आता है, ठीक है, पहला कंडीशन हम यही मान के चलते हैं, तो क्या होगा इस बिल का? यह बिल ध्यान रखना है राज्यसभा से पास हो सका है और लोकसभा बिल पेश ही नहीं किया गया है, तो इस बिल का क्या होगा? इस स्थिति में संविधान यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि कोई भी बिल यदि राज्यसभा से पास हो गया है और लोकसभा में अभी तक नहीं आया है, ठीक है, उस स्थिति में यदि यह बिल जो है नए लोकसभा में आता है और उसी रूप में आता है, ध्यान देना है, जो बिल यहां राज्यसभा से पास हुआ है बिल्कुल हूबहू अगले लोकसभा में यह बिल कोई दूसरी सरकार आ जाए हूबहू इसी को आगे बढ़ा दिया जाता है, तब तो यह सक्सेसफुल रह जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन सरकार अभी क्या की है, 2010 में जो बिल राज्यसभा से पास हुआ था महिला आरक्षण विधेयक का, सरकार हूबहू वह बिल नहीं रखी है, इसीलिए यहां बदलाव हो गया है, ठीक है। यदि मान लीजिए दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं कि यह बिल जो है राज्यसभा से पास हो गया और लोकसभा में आ गया, लोकसभा में आ गया है लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ, समझ गए, लोकसभा में टेबल हो गया है लेकिन पास नहीं हुआ है, इस कंडीशन में क्या होगा, और लोकसभा भंग हो गई 2014 में, मान ले हो गया, जैसे लोकसभा भंग भी हो गया, तो 10 में पास हुआ, लोकसभा में आया, टेबल हुआ, लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो पाई, इस पर चर्चा नहीं हो पाई, लोकसभा भंग हो गया। तो संविधान जो है स्पष्ट प्रावधान करता है कि यदि इस तरह की कोई भी स्थिति होती है कि कोई बिल राज्यसभा से पास हो जाए, चूंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और लोकसभा में आ जाए और लोकसभा भंग हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा, यह बिल जो है लैप्स कर जाएगा, अपने आप में निरस्त हो जाएगा। अगली लोकसभा जो बनेगी चुनाव के बाद, जो भी गवर्नमेंट आए या उसी सरकार की गवर्नमेंट आए, तो फिर से इस पर काम करना पड़ेगा। यदि काम नहीं करना है तो उसका वही कंडीशन है कि लोकसभा से यहां पर पास हो और राज्यसभा से यहां से पास हो जाए, लोकसभा में वह बिल जो है यहां पर अगर आ जाती है, मान लीजिए चर्चा में रहती है, और अगर नहीं भी पास हो पाता है तो सरकार क्या करे, वही बिल जो है दोबारा लोकसभा में लेकर के आए। लेकिन वर्तमान सरकार ये काम नहीं कर रही है। सरकार ने इस बिल का सबसे पहले नाम ही बदल दिया, बहुत सारे प्रावधान जो है सरकार ने बदल दिए हैं, तो इसको लेकर के ही पूरी तरह से तकनीकी मुद्दा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। और इस चीज को लेकर के सभी सदस्य जो है कल पूरे दिन परेशान रहे। लोकसभा के सचिवालय में भी ये बात जो है काफी चर्चा का विषय रहा है। अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो यह बातें जो है चर्चा में रही है, तो आप दोनों ही चीजों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां संसद में महिलाओं की क्या स्थिति है उसे देख लेते हैं, फिलहाल की स्थिति क्या चल रही है। देखिए, अगर लोकसभा के देखें, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि जब से आजादी मिली है, यह पहली बार 17वीं लोकसभा में हुआ है कि महिलाओं की जो भागीदारी रही है वह 100 से प्लस हुआ है, यानी कि पहली बार हुआ है कि 100 से यह आंकड़ा बढ़कर गया है, ठीक है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यदि लोकसभा की बात करें तो 543 जो एमपी होते हैं उसमें से 78 जो है वह महिलाएं हैं, ठीक है, 464 पुरुष हैं। यदि राज्यसभा की बात करें तो 216 पुरुष हैं और 25 जो है यहां पर महिलाएं हैं, और टोटल संख्या राज्यसभा की कितनी होती है, 245। तो 245 में 25 महिलाएं आ जाती हैं और 216 जो है वह पुरुष आते हैं। टोटल बात करें अगर दोनों हाउस को मिला करके तो 103 जो है वह महिलाओं की संख्या पहुंच जाती है, और पुरुष जो है 680 एमपी हैं। तो यही मैं कहा था कि आजादी के बाद पहली बार हुआ कि 100 प्लस गया ये आंकड़ा, ठीक है। इसीलिए यह 17वीं लोकसभा जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक भी रहा। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि उचित प्रतिनिधि मिला है? तो सीधा सा जवाब है, आंकड़े देख के तो ऐसा नहीं लगता है। यह आंकड़े तब आपको और सोचने पर विवश कर देगा जब दुनिया भर की कहानी आप जानेंगे। दुनिया भर में देखते हैं कि कहां पर, किस देश की संसद में वहां की महिलाओं की कितनी भागीदारी है। सबसे पहले अगर रवांडा की देखेंगे तो रवांडा में महिलाओं की भागीदारी जो वहां पर पार्लियामेंट में है वह 61.3% है। अब अपने आप में समझ लीजिए कितनी चौंकाने वाली आंकड़ा है। यहां पर 61% तकरीबन जो है महिलाएं जो है एमपी के रूप में है, और पुरुषों की जो संख्या है वह तकरीबन जो है वह 39% है मात्र, ठीक है। उसके बाद क्यूबा में देखेंगे तो 53.4% है। उसके बाद आप मैक्सिको की हालत देखेंगे तो 50% है। यूएई में भी 50% है। न्यूजीलैंड में 49.2%,
ऑलमोस्ट रख लीजिए कि अब 50% हो गया। आइसलैंड में देखेंगे तो 47.6%, यूएस में भी 27.7% इस तरह से। और पूरे अगर आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति तो एवरेज कितना निकल के आता है, 26.0% आता है। तो भारत आपको कहीं ना कहीं इन मामलों में बहुत नीचे दिखेगा। हालांकि 33% जब आरक्षण मिल जाएगा तब जाकर के यह स्थिति, इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि विधानसभाओं की स्थिति देख लेते हैं राज्यवार कि किन विधानसभाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। देखिए ये विधानसभा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पुडुचेरी। इन विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। अब अपने आप में यही मुद्दा जो है संवेदनशील बन जाता है कि महिला जो है वंचित समुदाय से आती है, लेकिन वह जब खुद यहाँ पर अपनी प्रतिनिधित्व नहीं कर रही होगी तो वह अपनी आवाज यहाँ कैसे पहुंचा सकती है। यही हाल देखेंगे बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। तो यहाँ पर महिला विधायकों की संख्या जो है वह तकरीबन 10 से 12% ही है। देखिए इसमें दिल्ली भी शामिल है, देश की राजधानी है, लेकिन वहां की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 14.44% रहा है, पश्चिम बंगाल में 13.7%, झारखंड में 12.35% जो है महिला विधायक हैं। यानी कि ये राज्य जो है टॉप पे हैं, और जब टॉप पे भी है छत्तीसगढ़, वह तकरीबन आप कह सकते हैं 14% है। तो अब स्थिति समझ लीजिए कितनी दयनीय है। अब यहीं पर यदि आरक्षण हो जाएगा तो यह तो फाइनल हो जाएगा ना कि 33% महिलाएं तो चुन के आ ही रही है, इससे अधिक भी महिलाएं हो सकती है, क्योंकि यह 33% सीट जो है वह तो आरक्षित सीट होगा, सामान्य सीट से भी तो महिलाएं लड़ेगी और वह भी चुन करके विधानसभा में या लोकसभा में पहुंच जाएंगी। क्यों लाया जा रहा है यह विधेयक, हमारे लिए इस बात पर जानकारी लेना जरूरी है। देखिए लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अभी हमने आंकड़ों के हिसाब से देख लिया, हमने ये देखा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला दें तो 103 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वुमेन रही हैं, लेकिन यह अपने आप में बहुत संतुष्टदायक आंकड़ा तो नहीं है। तो इनकी प्रतिनिधित्व बढ़े, इनकी संख्या बढ़े, इसके लिए यह लाना जरूरी है ताकि यह अपनी आवाज जो है यहां तक पहुंचा सके। और महिलाओं के लिए अवसर की समानता देने की बात रही है। कोई भी वंचित समुदाय जो है विकास के क्रम में अगर पीछे छूट जाता है तो कुछ विशेष लाभ देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। सरकार यही कर रही है, अवसर की समानता जो है महिलाओं को दे रही है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात करें, आप देखेंगे बिहार में, बिहार राज्य ने 50% तक आरक्षित कर दिया सीट पंचायती राज में। कई और स्टेट उसके बाद करने लग गए, और यह फिर आंकड़ा देखा गया, जब उसकी समीक्षा की गई देखा गया कि पंचायती राज में इससे बेहतर कामकाज हुआ है। यानी कि महिलाएं जो हैं एक राजनेता के रूप में एक पुरुष के मुकाबले बेहतर काम करके दे रही है। करप्शन के मामले भी कम देखे गए हैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति में। देखें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पे है, तो काफी पीछे पड़ा हुआ है भारत। तो इस आंकड़े के बाद यह जो आरक्षण मिल जाएगा, इन आंकड़ों में सुधार देखने को मिल सकता है। अब क्या यह मामला इतना साधारण है, इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। 33% आरक्षण की बात मैंने कहा आपसे, और मैंने कहा कि देवगौड़ा जी की सरकार थी 1996 से लेकर के, और मनमोहन जी की सरकार थी 2014 तक। यहां तक यह मामला जो है बिगड़ता हुआ आता रहा, यह आरक्षण का जो मामला था वो लटका हुआ रहा। यहां पर अब देखा जा रहा है 2023 में कि यह मामला कहीं ना कहीं बन जाएगा, और इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि 2023 में ये बिल पास हो गया तो परिसीमन के बाद होगा, जो कि 2026 में प्रस्तावित है। तो उसके बाद जो आम चुनाव होगा वह 2029 में होगा। तो कहीं ना कहीं 2029 से पहले जो है यह लागू होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी भी 6 साल का इंतजार करना पड़ेगा महिलाओं को, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे शाम तक क्या होगा यह देखना होगा। देखिए उचित राजनीतिक शिक्षा की कमी रही है। चुनौती में यह आ जाएगा कि महिलाएं जो है, वैसे भी देखेंगे हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती, और महिलाओं की साक्षरता दर की बात कहेंगे तो वह और भी कम है। यह मैं साक्षरता दर की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक शिक्षा की तो बात ही नहीं कर रहा। यदि राजनीतिक शिक्षा की बात करेंगे तो महिलाओं में उसकी कमी और भी देखी जा रही है। तो यह एक वजह बनेगा कि महिलाएं राजनीति में जो है बढ़ चढ़ करके आगे नहीं आ पा रही है। कई तरह की समस्याएं जो है वह सामाजिक रूप में उभर करके सामने आ रही है। तो यह एक कमी जो है निश्चित तौर पर समस्या बन के आएगा। दूसरा, महिलाओं की वित्तीय शक्ति जो है वह सीमित है।
चूंकि जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें पैसे खर्च होते हैं, चुनाव आयोग भी है एक दायरा देता है कि आप इतना तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है अगर भारतीय समाज की देखेंगे तो धन पे, संपत्ति पे स्वामित्व का अधिकार कहीं कहीं आपको पुरुषों में ही दिखेगा। इस स्थिति में महिलाओं के पास वित्तीय शक्ति जो है वह सीमित है, तो फिर किस तरह से यह चुनाव लड़ेगी, चुनावी जो खर्च आएंगे उनका वहन किस तरह से करेगी, यह समस्या का कारण बनेगा। उसके बाद यहां पर एक शब्द आता है, वह पंचायत पति का शब्द आता है। एक वेब सीरीज आया था कुछ समय पहले, आपने शायद देखा भी होगा, उसका नाम था पंचायत। काफी बढ़िया वेब सीरीज है यह, यदि आपने नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें एक पद होता है, उस पद का नाम है प्रधानपति। ठीक है, अब प्रधानपति जो है कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई कानूनी पद नहीं है, ठीक है, लेकिन एक महिला जो है वो प्रधान के रूप में चयनित होकर के आती है पंचायत में। उनसे कामकाज नहीं हो पाता है, राजनीतिक रूप से वह शिक्षित नहीं है, उनका वित्तीय शक्ति जो है वह भी सीमित है, तो उनके जगह पे काम कौन करता है, उनका पति करता है। चयन होकर के महिला आई हैं, लोगों ने चुनाव महिला का किया है, लेकिन प्रधान कौन है, कुर्सी पे कौन बैठता है, सारा कामकाज कौन देखता है, उनका पति देखता है। इसीलिए इस पद का नाम ही हो गया प्रधानपति। ठीक है, प्रधान का जो पति है वो हो गया प्रधानपति। तो यह समस्या देखी जा रही है कि जब पंचायत में यह स्थिति किया गया है तब देखा जा रहा है कि उनके पतियों के द्वारा पूरा कार्यभार संभाला जा रहा है, या पति के जगह पे उनके परिवार के कोई और पुरुष व्यक्ति हो सकते हैं, उनका बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यह भी समस्या देखी जा रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के शंकाएं बनी हुई है। साथ ही जो मैंने कहा कि ओबीसी का मामला तो है ही, अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर के बातें की जा रही है कि कोटा के अंदर कोटा दीजिए। आप 33% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन यह तय कीजिए कि ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण देंगे। आपने एससी एसटी के लिए किया है, वेरी गुड, लेकिन यह भी होना चाहिए। कुछ नेता यह भी मांग कर रहे हैं कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी कोटा के तहत कोटा दीजिए। तो बहुत तरह की चुनौतियां हैं जिसका सामना इस बिल को फिलहाल करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि यह बिल अपने मंजिल तक पहुंच पाती है या नहीं। इससे संभावित एक प्रश्न है, और प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स का नेचर का है। आप लोग जानते हैं कि मैं जवाब नहीं दिया करता हूं, लेकिन आप लोग जवाब दे रहे हैं, और अब मैं देख रहा हूं आपका जो एक्यूरेसी रेशियो है वह तकरीबन जो है 98% प्लस चला गया है। यानी कि आप लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं उसकी बारीकियों को, फिर जाकर के आप जवाब दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए किससे संबंधित है? हमने इसकी चर्चा डिटेल से की है। जब मैंने आपसे कहा था कि ये 128वां संविधान संशोधन किया जाएगा, इसके तहत 4 जगह संविधान का संशोधन किया जाएगा, उसी के तहत एक था अनुच्छेद 339 ए। तो समझ लीजिए अब 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से ही एक सही होगा। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित, लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 वर्षों तक। तो ये 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसा कि आप लिखते आए भी हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।